हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और मैं हूं सन्मय प्रकाश। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के बीच में संघर्ष हुआ किस देश में, जहां भारतीय की भी मौत हो गई और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है? क्या मामला, उस पर भी बात करेंगे। 18,000 गायों की मौत हो गई है आग लगने से। 95 की उम्र में एथलीट ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मून टू मार्स मिशन है नासा का, उसमें भारतीय मूल के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन है सुंदरी भारत की? आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता को ये 15 अप्रैल की देर रात को, यानी 15 और 16 अप्रैल की जो रात होती है उसमें फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया। उन्होंने जीत लिया है। और किसने ये खिताब पहनाया उन्हें? तो पिछले साल की मिस इंडिया यानी मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी, उन्होंने ये ताज बनाया। कहाँ पर ये इवेंट हुआ, आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इम्फाल में, मणिपुर की जो राजधानी है वहाँ पर आयोजन हुआ है। आमतौर पर ये मुंबई में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार का जो मिस इंडिया जो इवेंट है वो इम्फाल में आयोजित किया गया। ठीक है, नंदिनी गुप्ता अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, भारत की ओर से वो पार्टिसिपेट करेंगी मिस वर्ल्ड कंपटीशन में। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड रनर अप कौन कौन रही? तो ये रही, ये तो आप देख रहे हैं जो विजेता हैं। क्या नाम है इनका विजेता का? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, और इसके इस तरफ जो हैं वो हैं दिल्ली की श्रेया पूजा, वो फर्स्ट रनर अप रही। और मणिपुर की इस तरफ देख रहे हैं आप, मणिपुर की एस्ट्रेला थौना ओजम लुवांग, तो वो सेकंड रनर अप रही हैं। ठीक है, नंदिनी गुप्ता के बारे में कुछ बात कर लें शॉर्ट में। राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं, मात्र 19 ईयर की हैं, 19 साल की हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं और वो रतन टाटा को अपना इंस्पिरेशन मानती हैं। प्रियंका चोपड़ा से भी इंस्पायर हैं। उनका मानना है कि पहचान बनाने में कई बार असफलता बहुत ज़रूरी है, और जब करियर या जीवन में के बारे में सोचें तो तमाम कठिनाई और विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो नंदिनी गुप्ता, इन्होंने 10 साल की उम्र में ही मिस इंडिया बनने का सपना देखा था और अब वो बन चुकी हैं मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स यानी सेना और अर्ध सैनिक बल, उसके बीच में खूनी संघर्ष हो रहा है और भारतीय नागरिक समेत 56 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई वहाँ पर? आंसर होगा सूडान। ठीक है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। सूडान एक बार मैप के थ्रू दिखाते हैं, फिर आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और सूडान कहाँ है? अफ्रीका में। तो ये अफ्रीका महादेश है और उसमें यहाँ पर ये रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये है सूडान। इसकी राजधानी है खार्तूम। मुद्रा है यहाँ की सूडानिश पाउंड। ठीक है, तो खार्तूम में ही जो राजधानी है खार्तूम, वहाँ पर पूरा मतलब अराजकता सी स्थिति है। सूडान में सेना ने, आपको बताऊं कि 25 अक्टूबर 2021 को ही तख्ता पलट कर दिया था। 2 साल से ज़्यादा हो गया। इसके बाद यहाँ यूनिवर्सल काउंसिल यानी सार्वभौमिक परिषद के जरिए सेना और अर्धसैनिक बल ये देश की सत्ता को चला रही। एक क्लियर कर दूँ आपको, आर्मी तो आर्मी हो गई, ठीक समझ रहे हैं आप। पैरा मिलिट्री फोर्स अगर नहीं जानते हैं तो आपको बताऊँ, जैसे इंडिया में पैरा मिलिट्री फोर्स कौन कौन से हैं? तो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ये सब पैरा मिलिट्री फोर्स है यानी अर्धसैनिक बल है। इसी तरीके से सूडान में भी पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसका नाम है आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, तो जो मैंने बताया कि यूनिवर्सल काउंसिल के जरिए वहाँ की सेना सत्ता चला रही थी, तो उसमें जो अध्यक्ष थे उस काउंसिल के, वो हैं सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान, और उस जो काउंसिल है उसके उपाध्यक्ष वो मोहम्मद हमदान डगलो। ये पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ हैं और ये मिलिट्री के चीफ हैं।
ठीक है। तो इन दोनों में टकराव हुआ। वहाँ पर सिविलियन रूल लागू करने की बात चल रही है कि चुनाव कराए जाएं, और उसको लेकर दोनों में बहुत मतभेद है। और सेना ये चाहती है कि अर्धसैनिक बल ख़त्म कर दिया जाए, उसको सेना में मिला दिया जाए, लेकिन वहाँ का जो अर्धसैनिक बल है उसने विरोध कर दिया है। और 13 अप्रैल से विवाद जो है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे इस वक्त, तो RSF यानी अर्धसैनिक बल जो है वो सूडान की जो राजधानी है उसके राष्ट्रपति भवन इस पर कब्जा कर चुका है अर्धसैनिक बल ने, ठीक है। और क्या, खार्तूम ये एयरपोर्ट है जो खार्तूम राजधानी है उसका, वहाँ पर कब्जा कर चुका है। और जो सरकारी टेलीविज़न है इस तरफ है तो वहाँ भी कब्जा कर चुका है। तो ये हालात है वहाँ पर, ओके। पहले इन सब जगहों पर सेना का कब्जा था, लेकिन अब अर्धसैनिक बल का कब्जा है वहाँ पर। और भारतीय की मौत हो गई। मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें भारतीय नागरिक, वो केरल के हैं, अल्बर्ट ऑगस्टीन, उनकी डेथ हो गई, 48 ईयर के हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी मौत पर दुख जताया है। और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करेंगे कि सूडान में इंडिया के कितने लोग रहते हैं, तो 4000 लोग रहते हैं, और जिनमें से 1200 लोग ऐसे हैं जो दशकों पहले ही बस गए थे। और गोलीबारी को देखते हुए ये पूरा सीन देख रहे हैं आप, ये सूडान में ये स्थिति है, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में ज़बरदस्त गोलाबारी, पूरा अराजक स्थिति है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भारतीय दूतावास ने वहाँ पर ये कहा है अपने लोगों से, यानी भारतीय लोगों से, कि वो घरों से ना निकले, वहीं रहें, ठीक है। 56 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, उसमें यूनाइटेड नेशंस के भी 3 कर्मचारी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, 600 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। ये तो मैं आंकड़ा तब का बता रहा हूँ जब कल का, यानी कल जब इस कंटेंट को तैयार किया जा रहा था तब उस वक्त का ये डेटा है। और यहाँ पर सेना और अर्धसैनिक बल दोनों ने एक दूसरे के चीफ को अपराधी, भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है, ठीक है। तो एक घटना हो रही है अफ्रीका में, और ये इम्पॉर्टेंट है। लोकतंत्र से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो वहाँ का मामला इम्पॉर्टेंट हो जाता है सूडान का, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF अवेलेबल है, और इसका मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। वैसे अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल के करंट अफेयर्स का PDF पाना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, तो मेंबरशिप प्लान है, और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी मिलता है तमाम एग्जामिनेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो एक लाइक बटन दबाने में कुछ नहीं जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन होगा, बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों, यानी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, तो उन सब में IT नेटवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। और इसमें अपडेट ये हुआ है कि बिहार सरकार ने रेलटेल इंडिया को 76.1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है इक्विपमेंट के लिए और कई सारे चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वहाँ जो टेक्निकल कॉलेजेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर IT नेटवर्क को एक बेहतर किया जाएगा, ओके। और ताकि IT का जो उपयोग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कर सकें। और ये प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको देखकर किया जा रहा है। हाई स्पीड वहाँ पर नेटवर्क होगा, VoIP, SD-WAN, ये सब वहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है। तो नॉलेज, ये इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज प्रोजेक्ट है। ये भी सवाल हो सकता है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो वो है बिहार, ठीक है। और इसके लिए रेलटेल ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उसे ऑर्डर दिया गया। तो अलग अलग जगहों पर इंटरनेट सुविधा और तमाम जो इक्विपमेंट हैं वो सब लगाने का काम है। रेलटेल इंडिया कॉरपोरेशन के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये रेलवे का एक हिस्सा है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, और ये रेलवे को कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे का जो है ना, उसको सपोर्ट करता है, उसको संचालित करने में काम करता है।
और बाहर भी अलग रेलवे के अलावा भी दूसरे जगहों पर प्रोजेक्ट लेता है, वहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो बिहार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस देश के राज्य टेक्सास में डेयरी फार्म में आग लग गई है, उससे 18,000 गायों की मौत हो गई? आंसर होगा इसका अमेरिका। टेक्सास जो है वो अमेरिका में। कब घटना हुई है? ये 10 अप्रैल को घटना हुई है टेक्सास में। वहाँ का डिमिट नाम का एक जगह है, वहीं डेयरी फार्म था, मिल्क पार्लर, तो उसी में आग लग गई, भयानक आग। 18,000 गायों की मौत हो गई। एक महिला कर्मचारी घायल हुई, हालांकि अब वो ठीक है। तो अब मैप में भी देख लेते हैं कि ये टेक्सास है कहाँ पर अमेरिका में, जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है। तो ये प्यारा भारत है और अमेरिका चलते हैं, USA चलते हैं। ठीक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ये है टेक्सास। ठीक है, यहाँ पर ये एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है टेक्सास और यहीं पर ये घटना हुई है। क्या हुआ क्या? वहाँ पर फार्म जो था, यानी जो मवेशी रखे हुए थे, वहाँ तमाम गायें उसका दूध निकालने के लिए उसको लाइन में लगाया गया था, खास जगह, एक खास इक्विपमेंट में। और उसी वक्त कोई एक इक्विपमेंट था, उसी में विस्फोट हो गया और आग लग गई। इतना भयानक आग थी कि 18,000 गायों की मौत हो गई। और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं ना न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अमेरिका में आग और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की वजह से 2013 से 2023 के बीच में 30 लाख पालतू जानवर मारे जा चुके हैं। ठीक है, 30 लाख आग लगने से और प्राकृतिक घटनाओं से। 2016 में टेक्सास में ही भयंकर बर्फीले तूफान आए थे, उस वजह से 35,000 गायों की मौत हो गई थी, इतनी बड़ी तादाद में। ठीक है, तो ये घटना हुई है अमेरिका में। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। राजधानी है वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई? 125 फीट, काफ़ी ऊंची। आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो उन्होंने ही डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान निर्माता, उनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है 14 अप्रैल को। और ये अनावरण जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर हुआ। कहाँ पर स्थापित की गई ये प्रतिमा? आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंची है। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है उसी के किनारे जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है वहीं पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे उम्रदराज धावक यानी एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। आंसर होगा इसका भगवानी देवी डागर। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। भगवानी देवी डागर 95 ईयर की हैं, दिल्ली के नजफगढ़ की रहने वाली हैं और फिर से उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। तो ये नौवीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? पोलैंड में आयोजित किया गया था और वहीं उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 60 मीटर दौड़ में एक गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक उसमें जीता गोल्ड मेडल, और शॉट पुट यानी गोला फेंक उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, फिट हैं। फिट कैसे रहती हैं? कहते हैं कि उनकी फिटनेस का राज जो है ना देसी खाना है। आपको बताऊँ कि बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। चिकनाई नहीं खाती हैं, दूध दही ये सब खाती हैं। ठीक है, चिकनाई नहीं। उनके बारे में अगर निजी जीवन के बारे में बात करेंगे तो 30 साल की उम्र में, 30 ईयर की उम्र में उन्होंने पहले अपने पति को खो दिया, बेटे को खो दिया। उस समय वो गर्भवती थी, बाद में एक बेटा हुआ था। फिर वो परिवार आगे बढ़ा, तो परिवार के साथ गुजर बसर करती हैं, खेती करती हैं और साथ में ये वर्ल्ड मास्टर्स चैम्पियनशिप में वो पार्टिसिपेट करती हैं, दुनिया भर में जाती हैं इस उम्र में, 95 ईयर की उम्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल यानी मून टू मार्स कार्यक्रम का प्रमुख बनाया? आंसर होगा अमित क्षत्रिय। ठीक है, क्या नाम है? अमित क्षत्रिय। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रोबोटिक इंजीनियर हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो क्या है प्रोग्राम?
चंद्र से मंगल यानी मून टू मार्स प्रोग्राम, उसका उनको डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, यानी इस प्रोजेक्ट का चीफ बना दिया गया। वे चंद्रमा और मंगल के बीच में मानव मिशन की योजना बनाने और उसे लागू करने का काम करेंगे। पूरी जिम्मेदारी उनके पास होगी। दरअसल नासा की ये कोशिश है कि चांद पर एक बेस बनाया जाए और वहाँ से मंगल के लिए, मार्स के लिए मानव मिशन भेजा जाए, ताकि इससे बहुत सारी लागत और समय बच सके। तो इसके लिए बहुत सारे लोग चांद पर रहेंगे, तो वहाँ पर सेलुलर नेटवर्क, सुविधाएं, ये सारी कुछ करने जुटाने का काम, ये सब इनके पास ये है। क्या होगा, अर्थ से हम लोग मून पे जाएंगे और फिर यहाँ मून पे आकर जैसे ही मार्स हमारे नज़दीक आया, तुरंत यहाँ से रवानगी यहाँ पर। तो अगला जो ह्यूमन मिशन होने वाला है, वो कोशिश यही है कि अर्थ से हम मून पे जाएं और मून से फिर मार्स पर जाएं, और फिर मार्स से जब आना हो तो मून पे आ जाएं, फिर मून से अर्थ पे आ जाएं। तो ये पूरा प्लान है गजब का, ठीक है। तो उसकी पूरी तैयारी नासा कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से 2 नए सूचकांक यानी इंडेक्स जारी किए? आंसर होगा REITs और INVLTS, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्ट में कहते हैं NSE, तो उसकी सहायक कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड। तो उसी ने अप्रैल में 2 नए इंडेक्स जारी किए हैं, और ये जो 2 नए इंडेक्स हैं ना, वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स दरअसल क्या है कि शेयर बाज़ार में एक, जैसे ये कैटेगरी है रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो जिनका कारोबार ठीक चल रहा है, तो उनका एक इंडेक्स बना दिया जाता है, और फिर वो उससे पता चलता है कि इंडेक्स जो है कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो सारी कंपनियां मिलजुल कर कितना परफॉर्मेंस कर रही हैं, कैसा परफॉर्मेंस है। और सीधे इंडेक्स में भी लोग फंड लगा सकते हैं। तो शेयर बाजार में निवेश, एक एक कंपनी में निवेश करने की बजाय, तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें एक कंपनी पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो ये इंडेक्स है, और इससे पता भी चलता है कि जो तमाम कंपनियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड या कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अप्रैल को, और थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। सभी के लिए पहुंच, देखभाल के लिए वैश्विक मानव के अनुरूप में रक्तस्राव की रोकथाम, ये है थीम। उद्देश्य यही है कि ये जो खतरनाक समस्या है हीमोफीलिया, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। दरअसल हीमोफीलिया के दौरान क्या होता है, चोट लगने पर खून लगातार बहता रहता है। आमतौर पर आपके और ज़्यादातर लोगों के शरीर में जब चोट लगते हैं और ब्लीडिंग होता है, तो खून में थक्का जमने लगता है, तो उसकी वजह से रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया वाले जो लोग हैं, उसमें कुछ खास प्रोटीन की कमी की वजह से ब्लड में थक्का नहीं जम पाता है। तो ये इस दिवस की स्थापना वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने की थी। उसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला क्वेश्चन, AI इंडेक्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग बताएं। क्या है भारत की रैंकिंग निवेश के मामले में? आंसर होगा पाँचवा रैंक है, ठीक है, 5th रैंक है इंडिया का। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसी की ओर से ये जारी होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, तो उनमें निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पर इजराइल है और 5वें पर इंडिया है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बहुत मतलब डे टू डे लाइफ में जुड़ता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और कल मॉर्निंग को मिलेंगे हम लोग ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।
बाय।